नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, हम बात करेंगे महंगाई की, हम बात करेंगे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में क्या इंपॉर्टेंट डेटा हमारे सामने आया है। याद रखिएगा, ये डेटा 2 दिन पुराना है, इसमें एक दिन बाजार ट्रेड भी कर चुकी है। ऊपर से बिल्कुल एक फ्लैट रिएक्शन बाजार ने दिखाया था, बहुत छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग बाजार ने दिखाई थी। याद रखिएगा, ये जो डेटा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ CNBC TV 18 के हवाले से है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि हम इनको पूरा साभार देना चाहते थे। बस कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है उसका जीडीपी फॉरकास्ट आरबीआई ने 9.5% पे लाकर रख दिया है, जो कि पहले 10.5% था। डायरेक्टली 1% का कट डाला है जीडीपी फॉरकास्ट में। अब ये एक नेगेटिव साइन ही होता है, आरबीआई की तरफ से एक और नेगेटिविटी दिखाई गई है मार्केट को। दूसरी चीज़, Q1 फाइनेंशियल ईयर 2022 में जीडीपी फॉरकास्ट जो 18.5% पे अभी बताया गया है, और ये पहले बताया गया था 26.2%। यहाँ पर एक बड़ा डेंट आपको 8% के आसपास का देखने को मिल रहा है, और ये भी एक बड़ा नंबर है, ये भी एक नेगेटिव नंबर है। अब इस चीज़ को देखकर क्या हमको डरना चाहिए? क्या बाजार जो रिएक्शन नहीं दिखा रही है आरबीआई के द्वारा बताई हुई चीज़ों पे, आरबीआई के द्वारा बताए हुए बबल पे, क्या ये मतलब बाजार के साथ जस्टिस हो पा रहा है, या हम कुछ मिस कर रहे हैं, कहीं पर कोई मिसिंग लिंक है, वो हम आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आप देख लीजिए, जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो 5.1 बता दिया गया है, और ये चीज़ मुझे थोड़ी सी मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है, ये थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए था, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ। बाकी 5.1% यहाँ पर फॉरकास्ट बताया गया है, और Q2 में यही फॉरकास्ट 5.4% पे जाएगा, यानी कि आने वाले समय में महंगाई एक तगड़ी चोट मारने वाली है। और याद रखिएगा, महंगाई को किस नाम से बुलाया जाता है मार्केट में? मॉन्स्टर के रूप में। और मॉन्स्टर क्यों कहा जाता है महंगाई को, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक मॉन्स्टर कौन? जो बिना किसी चीज़ों को देखे समझे डायरेक्ट मतलब एक्शन ले, वो भी गलत वाला, खराब एक्शन। मतलब क्या है कि अगर देश में महंगाई बढ़ी तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सुव्यवस्थित ढंग से चल पाएगी। हर एक चीज़ पर असर पड़ेगा। एक गरीब बंदे पे असर पड़ेगा, एक अमीर बंदे पे असर पड़ेगा, मिडिल क्लास पे असर पड़ेगा, स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा, बॉन्ड मार्केट पे पड़ेगा, इवन जो हमारे यहाँ कमोडिटी प्राइजेस होते हैं उन सब पे पड़ेगा। मतलब कोई भी चीज़ अछूती नहीं रहती, इसीलिए इसको मॉन्स्टर कहा जाता है। और जो असर होता है वो बड़ा भयावह होता है। ये भी आर्टिकल पुराना है। अब यहाँ पर आरबीआई के लिए बिग हेडेक की बात की गई थी, और वही चीज़ सामने आई है। आरबीआई ने हेडेक सिंपली तो नहीं कहा है, लेकिन ये जरूर कहा है कि महंगाई को हैंडल करना हमारी मतलब टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ में आता है। दूसरी चीज़, आरबीआई ये तो डायरेक्टली कर नहीं सकता कि वो जीडीपी जाकर बढ़ा दे, लेकिन इसके लिए वो एक्शन ले सकता है रेपो रेट वगैरह चेंज करके, जिसको बिल्कुल उन्होंने चेंज नहीं किया है। याद रखिएगा, अगर वो ब्याज कम करेंगे तो महंगाई और बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पर ब्याज कम करने की गुंजाइश है नहीं। और अगर आप ब्याज नहीं कम करोगे तो डिमांड नहीं बढ़ेगी। ये दो धारी तलवार होती है। बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ पर जांचे जाते हैं, तब आरबीआई ये डिसीजन लेता है। उनको डिसीजन लेने दीजिए। बस आपको मैं ये डेटा दिखाना चाहता था कि हमारे लिए नेगेटिव डेटा आने के बावजूद ये बाजार गिर क्यों नहीं रही है। ऊपर से एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग ही हमको देखने को मिली, जो कि बहुत नॉमिनल सी चीज़ है, एक नॉर्मल बाजार में भी आ जाती है। आरबीआई के द्वारा कही हुई नेगेटिव बातों को बाजार क्यों नहीं भाव दे रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक ऐसा समय था लगभग 2017-18 के आसपास, मैं आपको लेकर चलता हूं, वहां पर कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। आरबीआई बहुत अच्छे से ये बात कह रहा था हमसे कि भाई साहब आप ऊपर चलो, बाजार को बोल रहा था। 18 की बात हम कर रहे हैं। बाजार गिरती है, आरबीआई कहता है कि बाजार को ऊपर लेकर चलो, मतलब कि सब कुछ ठीक है, इकोनॉमी में कोई इशू है नहीं, और बाजार फिर भी गिरती थी आरबीआई के इस बयान के बावजूद। मतलब बाजार चली नहीं थी। आप देख सकते हो लगभग जो जनवरी 2018 में प्राइस था, वही प्राइस आप देख सकते हो सितंबर 2019 में भी आपको मिल रहा था। तो बाजार बिल्कुल कहीं गई ही नहीं थी इस पीरियड के दौरान। और यहाँ पर आरबीआई ने काफ़ी मेहनत की थी बाजार को ऊपर ले जाने की, लेकिन बाजार नहीं गई। और अब आरबीआई बाजार को नीचे लेकर आना चाहती है या नहीं, वो मुझे नहीं पता। लेकिन याद रखिएगा एक चीज़ कि आरबीआई कुछ गलत नहीं कह रहा है। बस मजाक उड़ाने वाली बात इसलिए आ जाती है क्योंकि आरबीआई ये बात अगस्त से कह रहा है, और बाजार सिर्फ होप ट्रेड में चल रही है। बाजार किस चीज़ पे चल रही है आपको पता है? हम में से कोई भी ये नहीं कहेगा कि बाजार प्योरली फंडामेंटल पे इस वक्त है। कुछ स्टॉक्स को छोड़ दिया जाए तो बाजार बिल्कुल फंडामेंटल्स, अगर यहाँ है बाजार यहाँ ट्रेड कर रही है। मतलब अगर वो गिरेंगे तो अपने फंडामेंटल्स पे आकर अटकेंगे। बहुत कम ही स्टॉक्स हैं जो अपने फंडामेंटल के थोड़ा बहुत ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो काफ़ी ऊपर हवा में उड़ गए हैं। वो जो हवा में उड़ते हैं उनके साथ क्या होता है आपको पता है। अब आरबीआई को बाजार भाव
क्यों नहीं दे रही है वो आप समझ पा रहे होगे कि जो चीज़ें हैं बाजार उसको पहले से अनुमान लगाने की कोशिश करता है। आरबीआई कहे, सीबीआई कहे, सेबी कहे, कोई कुछ भी कहे, बाजार में अगर पैसा आएगा तो बाजार ऊपर जाएगी। फिर से मैं कह रहा हूँ, बाजार में अगर पैसा आएगा, बाजार में अगर पैसा लगेगा तो बाजार ऊपर जाएगी ही जाएगी। अब आप सोचिए, आप मैं ब्याज दर कुछ महीने पहले लगातार बहुत तगड़े से कम किए, जिसके कारण पैसा आ रहा है, विदेश में पैसे भी छापे जा रहे हैं, एफडीआईज हमारे यहाँ, एफआईआई जाकर हमारे यहाँ दबाकर पैसे लगा रहे हैं। तो आप सोचो कि जब बाजार में लगातार पैसा आया है तो पैसा लगेगा लगेगा लगेगा, बाजार ऊपर गई है। अब यहाँ से गिरावट क्यों आ सकती है वो समझ लीजिए। गिरावट आएगी फंडामेंटल रीजन से, टेक्निकल रीजन से गिरावट का कोई चांस ही नहीं बन रहा है यहाँ पर। मतलब टेक्निकली हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। आप वीकली कैंडल पे अगर देखोगे 2020 से हम केवल यहाँ पर एक समय बिताएं, उसके बाद हम तुरंत भाग गए हैं। और याद रखिएगा, एक कंसोलिडेशन फेज के बाद की ये मोमेंटम है, तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन टेक्निकल बेसिस पे नहीं कर सकते। बहुत बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन आप 15,100 15,200 तक कर सकते हो टेक्निकल बेसिस पे। लेकिन फंडामेंटल बेसिस पे अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं, बहुत से लोग इस पे सवाल भी पूछ रहे थे आप कहां तक सोच रहे हो, तो बाजार अपने प्रीवियस हाइज को आराम से टच करनी चाहिए, हर हाल में उसको आकर यहां पर समय बिताना चाहिए। ये मेरी जेन्युइन फीलिंग है कि बाजार को यहाँ पर आना चाहिए। और ये सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि हवा से आ गई फीलिंग, इसको मैंने डिकोड किया, चीज़ों को समझा, किस हिसाब से बफेट इंडिकेटर हमको संकेत दे रहा है, किस हिसाब से आरबीआई हमको संकेत दे रहा है, किस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। तो अब आपसे मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि भाई साहब, अगर आपको याद हो तो चाहे वो सितंबर का महीना हो, चाहे वो अक्टूबर का महीना हो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इवन मार्च तक का महीना हो, मैंने आपको एक पोर्टफोलियो दिया और उसमें बिना किसी शर्त के बाइंग करने की बात कही थी। उसके बाद एक होली पोर्टफोलियो लाते हैं हम, और होली पोर्टफोलियो में अगर आपने देखा हो तो हमने लो पी स्टॉक्स को थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू दी थी, सारे स्टॉक्स हमने नहीं लिए। उसके बाद मैंने एक बात आपसे कही कि अब आपको लो पीई स्टॉक्स खरीदना चाहिए। उसके बाद अब मैं आपके लिए कॉशियस हो रहा हूं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं बाजार में बहुत बड़ा क्रैश देख रहा हूं, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि अब मुझे बाजार में कंफर्टेबल वाली जो फीलिंग है ना, वो नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि पहली चीज़ तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक जब जा रहा हूं तो मुझे वॉल्यूम बड़े स्पेकुलेटिव दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि वॉल्यूम से तगड़े से छेड़छाड़ हो रही है, मतलब वॉल्यूम वहां पर सही से काम नहीं कर पा रहा है। अगर एक जेन्युइन तरीके से कहीं वॉल्यूम होता है तो हम चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमारी कैंडलस्टिक एंड वॉल्यूम वाली वीडियो भी आप उठाकर देखिए, और रिसेंट डेज में किस तरीके से वहां पर छेड़खानी हो रही है, वो साफ इंडिकेशन देता है कि स्टॉक स्पेसिफिक बहुत बड़ा फ्रॉड खेला जा रहा है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये चीज़ लीगल है या इलीगल, वो आप अपने हिसाब से समझिए, इलीगल ही आप इसको कह सकते हो। बाकी मार्केट में अगर आप डिमांड एंड सप्लाई पे काम कर रहे हो तो आप सारे काम लीगल कर रहे हो, लेकिन होता है ना कि वो एथिकल वाली फीलिंग, एथिक्स वाली अगर फीलिंग आती है तो ये काम इलीगल है, आप सामने वाले को के लिए ट्रैप बना दे रहे हो। और ये कई सारे स्टॉक्स में हो रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पर कंफर्टेबल फीलिंग है नहीं। हमने एक अच्छा खासा रिटर्न कमाया है पिछले 6 से 8 महीने में। अब समय है कॉशियस हो जाने का। मैं सिर्फ आपसे ये बात कह रहा हूँ, कॉशियस हो जाइए, बहुत ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए, क्योंकि अब कुछ स्टॉक्स अगर मुझे खरीदने हो तो मुझे बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होना पड़ रहा है। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप खुद जाकर ढूंढिए। अगर आप वैल्यूएशन निकालते हो, चीज़ों को समझते हो, लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन देखते हो, चीज़ें कैसे काम कर रही थी, कैसे रिजल्ट पे स्टॉक कैसा बिहेव कर रहा था, सारी चीज़ों को जब आप सिमुलेट करोगे और देखोगे तब आपको पता चलेगा जी हाँ, आरबीआई जो भी कह रहा है बात सही है। बस एक तरफ हम उसका मजाक इसलिए उड़ाते हैं, और आरबीआई का मजाक उड़ाना ना उड़ाना मुझे नहीं पता अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, लेकिन बात हम मजाक में इसलिए ले लेते हैं, मार्केट मजाक में इसलिए ले रहा है क्योंकि मार्केट जानता है हाँ भाई बहुत तकलीफ है, क्या करें, जीना छोड़ दें, क्या करें, आगे बढ़ना छोड़ दें, बात वो वाली आ रही है। बाकी फंडामेंटली बाजार को एक तगड़ा करेक्शन चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए। ये किसी भी हेल्दी मार्केट के लिए अच्छी चीज़ है ही नहीं कि रियलिटी में हमारे सामने इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हों, हम महंगाई से डील कर रहे हों, हम गिरती हुई अर्थव्यवस्था को सामने देख रहे हों, हमारे सामने लोगों की नौकरियां जा रही हों, और फिर भी हम बढ़े जाएं। ये पहली चीज़ तो एक मतलब होता है ना, रेशनल चीज़ है नहीं, जैसा कि आरबीआई कह रहा है। और दूसरी चीज़, ये लॉन्ग रन में स्टेबल नहीं रह सकता। कोई भी चीज़ हो, अगर आप फंडामेंटली इग्नोर कर दिए उस चीज़ को तो आप कहीं ना कहीं से गिरोगे और वहाँ से चोट बड़ी भयानक लगती है। तो कॉशियस होंगे तो आपके लिए वो चीज़ बेस्ट रहेगी। इसका ऑप्शन क्या है? अगले 2 से 4 महीने हमको क्या करना चाहिए? जैसे एक कहावत है ना, सेल इन में गो अवे, तो मैंने तो धूम धड़ाका कर दिया इस बार। जो मई में बेचा उसको बहुत तकलीफ हुई। अब जून या जुलाई कहाँ पर क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर छोटी सी ब्याज कमानी हो, अपना पैसा
सेफ रखना हो तो आप लिक्विड फंड्स का सहारा ले सकते हो। वीडियो है, जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं पता क्या होता है। बाकी आप लिक्विड फंड्स में पैसा रखो, कैश में पैसा रखो, उपयोग उसका बहुत अच्छे से कर पाओगे। कम्युनिटी पोस्ट भी डाली है, जाकर जरूर देखिएगा, जिससे कि आप उसका सदुपयोग कर पाओ। और ये जो डेटा मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इस पे सोमवार को बाजार ट्रेड नहीं करेगी, याद रखिएगा। शुक्रवार को ही इस पे ट्रेड हो चुका है। बाजार में ये जो करेक्शन आया है वो इसी डेटा पर आया है। ये डेटा लेटेस्ट नहीं है, मैं इसलिए ये डेटा डिस्कस कर रहा था क्योंकि बाजार इस डेटा को भी बिल्कुल भाव दी नहीं। ऊपर से एक बहुत छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, जिसको हम मतलब इग्नोर भी चाहें तो कर सकते हैं। और इग्नोर इसलिए भी क्योंकि जो अपनी सिंगापुर वाली बाजार है वो लगभग 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है ग्लोबल मार्केट्स के सहारे। जी हाँ, 100 पॉइंट ऊपर वो ट्रेड कर रही है। अब यहाँ पर 670 का रेट दिखाई दे रहा है, वहाँ 770 का रेट चल रहा है। जी हाँ, 15,770 का रेट चल रहा है सिंगापुर में अपनी बाजार का। ग्लोबल मार्केट्स धूम धड़ाका मचा रही हैं तो अपनी बाजार भी सिंगापुर वाली धूम धड़ाका मचा रही है। तो सोच लीजिए क्या क्या हो रहा है बाजार में। तो आई होप आप समझ गए होंगे। टेक्निकली हम मजबूत हैं, कहीं भर भी अभी कमजोरी के संकेत है नहीं, लेकिन फंडामेंटली हम सच में इन्फ्लेटेड प्राइस पे आकर बैठे हैं। इवन मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स में हम बैठे हैं। तो आप या तो हेजिंग कर लीजिए या अपनी पोजीशन को कट कर लीजिए, या तो प्रॉफिट बुक कीजिए, जो कि बेस्ट केस सिनारियो होता है ऐसी मार्केट्स में। भले आपको वही स्टॉक ना मिल पाए जो आपको बहुत पसंद था, लेकिन आपको अच्छे स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन पे कुछ ही महीनों बाद 4, 6, 8, 10, 15 महीने के अंदर अंदर मिलते हैं, जब भी एक ऐसा फेज आता है मार्केट में। बफेट इंडिकेटर वाली वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके मैं क्या बातें कह रहा हूँ। अभी हम आपसे अलविदा लेते हैं। अगर हमारी बात से एग्री किए हो तो लाइक कर देना, अगर डिसएग्री करते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आप क्या सोचते हो इस सिचुएशन के बारे में। अभी इतना ही, मिलेंगे फिर से, नमस्कार।